ट्रेन की सीट के साथ टेक लगाए मैं गहरी सोच में डूबी खिड़की से बाहर देख रही थी। उस रात में बारिश के छोटे छोटे कतरे मेरे मुंह पर फिसल रहे थे, जिसमें बारिश के पानी में मेरे आंसू कहीं छुप से गए थे, जो उस वक्त अपने गांव से निकल आने पर काफी टाइम से बह रहे थे। उन्हीं सोचों में डूबे मुझे खिड़की बंद करने का ख्याल ही ना आया और मेरे चेहरे से टपकता पानी मेरी गोद में सोई हुई मेरी छोटी 5 साल की बहन के चेहरे पर पड़ा तो वह हड़बड़ा कर उठ गई और आंखें मसल कर रोती हुई मुझसे पूछने लगी। तो मैंने फौरन खिड़की बंद की और अपना चेहरा दुपट्टे के पल्लू से साफ किया और उसे दोबारा सुलाने की कोशिश करने लगी। खिड़की बंद होने की वजह से मेरा दम घुटने लगा था, लेकिन मैंने कुछ भी ना कहा, क्योंकि बचपन से माँ बाबा को देखकर मुझे भी अब समझौता करने की ये आदत हो गई थी कि जो चीज चाहे जितनी भी अच्छी लग रही होती, लेकिन किसी और की खुशी के आगे उसे कुर्बान कर देते थे। माँ बाबा ने हमेशा हमेशा के लिए छोटी छोटी बातों से नज़रअंदाज करना सिखाया था, लेकिन उनके ये दिए हुए संस्कार उल्टे उन्हीं पर ही पड़ गए जब उनके रिश्तेदारों ने उनके भोलेपन का फ़ायदा उठाकर उन्हें ही अपने घर से निकाल दिया था। ट्रेन के डब्बे में मेरे और मेरी बहन के अलावा हमारे घर के बाकी सदस्य भी थे, जिनमें 2 भाई और माँ बाबा भी शामिल थे। हम सब अपने ही घर से बेदखल हो चुके थे और अब करीब के शहर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठे अपने आने वाले कल के बारे में सोच रहे थे। उस वक्त जब रिश्तेदार भी छोड़ गए थे तो बाबा के बचपन के एक दोस्त ने उन्हें दिल्ली आने का कहा। हमने उन्हें कभी देखा तो नहीं था, लेकिन बाबा के मुंह से अंकल चंद्र प्रकाश का नाम कई बार सुना था। वो अपने और उनके बचपन के किस्से सुनाया करते थे। उनकी बातें सुनकर मुझे भी अंकल चंद्र प्रकाश को देखने का शौक चढ़ा था और बाबा की बातों के मुताबिक मैंने अपने दिमाग में उनका एक खांचा बना रखा था। वो बाबा की तरह सफ़ेद दाढ़ी और एक पैंट कोट में थे। बाबा ने बताया था कि उनका अपना बिजनेस है, जैसे वो बहुत ऐश की जिंदगी गुजारते हो। खैर, उनको देखने का शौक तो पूरा होने वाला था, लेकिन इस तरह कि वहां जाते हुए भी शर्म आ रही थी। बाबा की पसंद की शादी हुई थी, जिससे बाबा के खानदान वाले बिल्कुल भी खुश नहीं थे और माँ के घर वालों ने तो कई सालों से उनकी शक्ल भी नहीं देखी थी। मेरे ददिहाल वाले माँ को हमेशा ताने देते और बाबा से माँ को कहीं और ले जाने को कहते, लेकिन माँ बाबा सब की बातों को मुस्कुरा कर सह लेती, इस उम्मीद पर कि कभी ना कभी तो उनके साथ वो अच्छा व्यवहार करेंगे। मगर ऐसा पिछले 19 सालों में कभी नहीं हुआ था और आखिरकार अब हमें थोड़े से सामान के साथ घर से बेदखल कर दिया गया, बारिशों और मौसम की परवाह किए बिना। ये भी नहीं सोचे कि हम कहाँ जाएंगे। भला हो अंकल चंद्र प्रकाश का। बाबा ने मुसीबत में किसी को अपने साथ न पाकर उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ौरन टिकट के पैसे भिजवाए और अपने पास बुला लिया। फिर बाबा ने ज़्यादा ना सोचते हुए हमें लेकर दिल्ली जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। मैं 19 साल की हो चुकी थी और उस ट्रेन की लंबी यात्रा में मेरी पूरी ज़िंदगी मेरी आंखों के सामने चल रही थी। माँ बाबा ने हमारी परवरिश तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन हमें ऐसे हालातों से लड़ना नहीं सिखाया था। इन्हीं सोचों में गुम कब मेरी आंख लग गई पता ही न चला, कि नींद में गुम कब ये यात्रा गुजरी अंदाजा ही ना हुआ। काश जिंदगी भी ऐसी ही होती, एक पलक झपकने से ही सारी जिंदगी खत्म हो जाती और हमें थका देने वाली यात्रा मंजिल पर ले जाती। हम ट्रेन से उतरे ही थे तो एक ड्राइवर बड़ी सी गाड़ी लेकर हमारा इंतजार कर रहा था और बाबा को देखकर उनकी तरफ सामान लेने के लिए लपका। हम गाड़ी में बैठ गए, लेकिन जिंदगी में पहली बार हम कार में यात्रा कर रहे थे, इसलिए बिना परवाह किए हम शीशे से बाहर का माहौल देख रहे थे। हर कोई तेज रफ्तार अपने काम में बिजी, किसी को किसी की कोई परवाह नहीं, न किसी का डर। शहर के करीब एक छोटे से गांव में रहने की वजह से इतनी गहमा गहमी हम पहली बार देख रहे थे। इतने बड़े शहर में आकर कार में यात्रा करना हमारे ख्वाबों में से एक ख्वाब पूरा हो रहा था। हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा थे। जब गाड़ी एक बंगले के सामने जाकर रुकी तो गाड़ी से उतरकर और बंगले के अंदर जाने तक हमारा मुंह खुला का खुला रह गया। ड्राइवर देख लेता तो जरूर पेट पकड़कर हंसता। हम एक बड़े से लॉन के रास्ते से गुजरते हुए अंदर दाखिल हुए। घर के अंदर का मंजर और भी हसीन था। हर चीज अपनी जगह पर बड़ी सफाई से रखी हुई थी और सामने से एक सुलझा हुआ आदमी मुस्कुराते हुए आकर बाबा के गले से लगा और हम सबको भी प्यार किया।
बाबा ने जब उनका परिचय करवाया तो मेरा मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया कि वो अंकल चंद्र प्रकाश हैं, जो बाबा के हम उम्र थे। देखने में बाबा से भी आधी उम्र के लग रहे थे। शायद उन्होंने खुद को मेंटेन ही इतना कर रखा था कि बुढ़ापा तो कहीं दूर दूर तक नहीं था। उनका घर, उनकी जिंदगी देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि पैसा हो तो इंसान सब कर सकता है। बाबा ने सारी जिंदगी परेशानियों में गुजारी, कभी घर की, कभी खानदान की और कभी बच्चों की, और अब तो बेरोजगारी की टेंशन भी उनके सर पर थी। उन सब में उलझकर इंसान अपनी उम्र से दुगना लगने ही लगता है। अगर बाबा को भी ये सब नसीब होता तो बाबा भी चंद्र प्रकाश अंकल से कम ना होते। मैंने वहां खड़े खड़े न जाने खुद से कितने सवाल जवाब किए, और अगर माँ मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ना ले जाती तो शायद मैं वहां ही खड़ी रहती। अंकल चंद्र प्रकाश ने हमारे लिए खाने का बहुत ही अच्छा बंदोबस्त किया था। हमें 2 कमरे दे दिए गए थे। फ्रेश होकर खाना खाया। उस दौरान अंकल चंद्र प्रकाश और बाबा बातें करते रहे और हम खाना खाते रहे। मैं खाने में मग्न थी जब अंकल से अपना नाम सुनकर चौंकी। वो मेरी तरफ देखकर कह रहे थे कि रूही तो बहुत बड़ी और प्यारी हो गई है। फिर मुस्कुराने लगे। बाबा ने भी मेरी तारीफ में कुछ शब्द बोल दिए। खाने से फारिग होकर अंकल तो काम के सिलसिले में बाहर चले गए। उनकी पत्नी और बच्चे तो पहले ही किसी हादसे के शिकार होकर इस दुनिया को छोड़ गए थे, इसलिए घर में अंकल के माँ बाप और सिर्फ नौकर थे। अंकल के जाने के बाद घर का मुआयना लेकर थोड़ी देर बाद ही हम सो गए। हमें उनके घर रहते हुए 2 हफ्ते हो गए थे। उनके माँ बाप भी बहुत अच्छे थे, लेकिन अब वो परेशान रहने लगे थे और हम लोग तो उस नए घर में आकर सब कुछ भूल चुके थे। लेकिन बाबा का रंजीदा चेहरा देखकर मैं भी परेशान हो गई थी। एक दिन जब माँ से मैं अपनी चूड़ियों का सेट लेने के लिए गई तो अंदर से बाबा और माँ की आवाजें कानों में पड़ी, जहाँ बाबा माँ को अंकल चंद्र प्रकाश की मेहरबानियों के बारे में बता रहे थे और दूसरे घर में शिफ्ट होने के लिए भी बता रहे थे, लेकिन अभी तक इतने पैसे नहीं थे, इसलिए खामोश रहे। अंकल चंद्र प्रकाश ने तो बाबा को कई बार नौकरी की ऑफर की, लेकिन बाबा ने मना कर दिया। बाबा उनके इतने एहसानों के बाद अब सिफारिश पर काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो 2 हफ्तों से नौकरी की तलाश में थे, लेकिन उन्हें कोई काम न मिला। मिलता भी कैसे, वो मैट्रिक पास है, सारी जिंदगी खेतों में काम किया था, अब इतने बड़े शहर में कैसे काम मिल जाता। उस रात अंकल चंद्र प्रकाश आए तो बाबा ने उनके सामने अपनी बेचैनी जाहिर कर दी कि वो अब यहाँ नहीं रहना चाहते, इसलिए कोई किराए का घर ढूंढकर वहाँ रहना चाहते हैं। अंकल चंद्र प्रकाश भी बाबा की फितरत से बखूबी वाकिफ थे कि वो किसी का एहसान नहीं लेते। ये तो मजबूरी में उन्हें उनके घर रहना पड़ रहा है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी अंकल ने बाबा से अनुरोध किया कि मैं तुम्हें एक अलग घर दिला देता हूँ और आपको उसके पैसे भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बाबा ने साफ इनकार कर दिया। फिर अंकल ने कहा कि कोई बात नहीं, यदि तुम मुफ्त घर नहीं चाहते तो जब तुम्हारे पास पैसे होंगे दे देना। इस तरह बाबा ने बेझिझक इस शर्त को मान लिया। फिर अगले ही दिन अंकल चंद्र प्रकाश ने एक घर बाबा को ले दिया और हम सब वहां शिफ्ट हो गए। वो घर अंकल चंद्र प्रकाश के घर से बहुत छोटा था, लेकिन वहां आकर हम सब को बहुत सुकून मिला, क्योंकि जैसा भी था वो हमारा घर था। बाबा को भी काफी मेहनत के बाद एक छोटी सी नौकरी मिल गई थी और वो सुबह वहां जाते, रात को वापस आते। वो खाद की फैक्ट्री में काम करते थे। हमारे घर के हालात थोड़े बहुत बेहतर होना शुरू हो गए। अब हम तो अंकल चंद्र प्रकाश के घर न जाते, लेकिन वो हमारे घर अक्सर आ जाते थे और हमारे साथ खाना खाते। हम बहुत हैरान होते कि इतना बड़ा आदमी इतनी बिजी जिंदगी से वक्त निकाल कर कैसे आ जाता है, और वो जब भी आते कोई ना कोई गिफ्ट ही हम सब के लिए लाते, जिसकी वजह से उन्होंने जल्द ही सबके दिलों में जगह बना ली थी। लेकिन प्यार एक हद तक हो तो अच्छा होता है, मगर जब चीजें हद से बढ़ने लगे तो फिर तरह तरह के शक जन्म लेते हैं। ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था। अंकल चंद्र प्रकाश की हद से ज्यादा मेहरबानियां हमें परेशान करने लगी थी। हालांकि वो बाबा के दोस्त थे, लेकिन बाबा घर पर भी ना होते तो तब भी घर आ जाते, और फिर जब भी आते मुझसे बिठाकर बातें करते रहते, जो शुरू में तो मुझे नॉर्मल लगी, लेकिन बाद में मुझे उलझन होने लगी, क्योंकि वो इस बहाने से बातों के दौरान कभी मेरा हाथ पकड़ लेते और कभी बाजू थपथपाते। ये सब माँ के सामने होता,
लेकिन माँ इतनी भोली थी कि उन्हें कुछ महसूस न हुआ। इन सब मेहरबानियों के पीछे उनका कोई और इरादा है, माँ बिल्कुल भी ना समझ पाई। और बाबा तो बस उनकी मेहरबानियों के बोझ तले दबे कुछ बोल ही ना पाते थे, बस उनकी हाँ में हाँ मिलाते। खैर, वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता उनका हमारे घर आने का रोज का काम हो गया। बाबा चूंकि फैक्ट्री में काम करते थे, उन्हें वहाँ का माहौल रास न आया और इसी कारण बाबा अक्सर बीमार रहने लगे। कई बार तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वो कई कई दिन वहाँ एडमिट रहते। उनके इलाज का खर्चा भी अंकल चंद्र प्रकाश उठा रहे थे, जिसकी वजह से मेरे दिल में उनकी इज्जत बढ़ गई थी। लेकिन इतने खर्चे महंगे इलाज के बावजूद बाबा की सेहत में सुधार न आया और एक दिन फैक्ट्री से उनकी मौत की खबर से सारे घर में कोहराम मच गया। माँ तो उनका शव आने से पहले ही कई बार गिरकर बेहोश हो चुकी थी। ऊपर से हमारा भी रो रो कर बुरा हाल था। मुझे कुछ नहीं सूझा तो अंकल को फोन मिला दिया। अंकल अगले कुछ ही लम्हे में हमारे घर हमें तसल्ली देने आ गए। उस शहर, उस हादसे ने हमारी जिंदगी बदल कर रख दी। बाबा के जाने के गम से माँ भी बिस्तर पर ही लग कर रह गई थी और दिमागी तौर पर बीमार हो गई थी। कभी घंटों बैठकर बाबा की बातें करके हंसना और कभी रोना शुरू कर देती। उन सब में अगर कोई समझदार था तो मैं थी। 21 साल की उम्र में बाबा की मौत का गम, माँ को दिमागी मरीज बनते देखना और छोटे बहन भाइयों के भविष्य ने मुझे झिंझोड़ कर रख दिया था। मेरी भी पढ़ाई ज्यादा न थी कि कोई ढंग की नौकरी मिल जाती। अंकल चंद्र प्रकाश पैसे तो भिजवा देते थे, लेकिन अब उनसे पैसे लेना मुझे अच्छा नहीं लगता था। ऊपर से उनका हमारे घर बार बार आना भी मोहल्ले वालों को हजार बातें बनाने की वजह दे जाता। एक दिन बहुत हिम्मत जताकर और अपने जमीर की आवाजों को दबाकर मैंने अंकल चंद्र प्रकाश को फोन किया और नौकरी का कहा। उन्होंने ये कहकर फोन रख दिया कि उन्हें भी कोई बात करनी है, इसलिए शाम को घर आएंगे। अब मैं तो इस हालत में न थी कि वो खुद अंकल चंद्र प्रकाश से बात कर सकती, इसलिए मैं अंकल चंद्र प्रकाश के पास बैठ गई और अपना मसला बताया। वो तो पहले मुझे देखते रहे और फिर मुस्कुरा कर बोले कि तुम्हारे इस मसले का एक और हल भी है मेरे पास। मैं हैरानी से उन्हें देखने लगी तो उठकर मेरे करीब आ गए और मेरा हाथ पकड़कर बोले कि रूही, जब तुम्हें पहली बार देखा था तो तभी तुमने मेरे दिल में अपनी जगह बना ली थी। मैं जानता हूँ कि हमारी उम्र में बहुत फर्क है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उनकी ये बात सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन ना हुआ कि वो मेरे बाप के बराबर दर्जा रखते हैं और आज शादी का कह रहे थे। मैंने गुस्से से उनका हाथ झटका और उन्हें फौरन वहां से जाने का कहा, लेकिन वो जाने के बजाय टांग पर टांग रखकर कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गए। उन्होंने अपना सिगार जलाया और उसका धुआं छोड़ते हुए मुझे देखते रहे। इसलिए इससे पहले कि मैं कुछ कहती, वो खुद ही बोल पड़े कि देखो रूही, तुम्हारा हक बनता है गुस्सा करने का, लेकिन सोचो इस शहर में तुम अकेली बीमार माँ और छोटे बहन भाइयों को लेकर कहाँ जाओगी? अगर मैं इस घर से निकाल दूं तो क्या कोई ठिकाना है तुम लोगों का? मैं चाहता तो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर लेता, लेकिन इज्जत से पत्नी बनाना चाहता हूँ, तो मान जाओ। मुझे मजबूर मत करो कि कुछ गलत कर लूं, क्योंकि चंद्र प्रकाश जो चाहता है वो हासिल कर ही लेता है। मैं आंसू भरी निगाहों और कांपती आवाज से उन्हें बाबा की दोस्ती याद दिलवाने लगी, जिस पर उन्होंने बड़े ढीठपन से जवाब दिया, अगर बाबा जिंदा होते तो आज ये बात वो उनसे कर रहे होते। मेरे पास बोलने को शब्द नहीं बचे थे। मैं दम साधे वही खड़ी सोच रही थी। इतना असुरक्षित मैंने आज तक खुद को कभी नहीं पाया था, जितना बाबा की मृत्यु के बाद समझ रही थी कि मुझे दुगनी उम्र का आदमी मेरे घर में बैठकर मुझसे शादी का कह रहा है और दबे दबे शब्दों में धमका भी रहा है। अंकल चंद्र प्रकाश उठे और जाते जाते मेरे कान के करीब आकर मुझे सोचने के लिए कुछ दिनों का वक्त दे गए। उनके जाने के बाद मैंने फरार होने का रास्ता सोच लिया। वो चंद दिन मेरे लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। या तो मैं खुद को देखती या घर वालों को। वो ठीक कह रहे थे कि इस शहर में हमारा कोई था ही नहीं, ना ही मैं अकेली इतने दुखों से लड़ सकती थी। तो बस उस रात मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना की और वो फैसला ले लिया जिससे मेरे बहन भाइयों का भविष्य संवर जाना था और शायद मेरी माँ भी नॉर्मल हो जाती। अगले दिन सुबह सवेरा ही मैंने कॉल मिलाई और कॉल उठाते ही शादी के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया। उनकी तरफ से बहुत ही खुशी भरे लहजे में जवाब मिला। 2 दिन बाद मैं अपने बाबा के बचपन की दोस्त की दुल्हन बनी बैठी थी और उस समझौते की शादी के बाद मैंने खुद को पूरी तरह से अपने पति
यानी चंद्र प्रकाश के लिए सौंप दिया था। फिर मैंने उनकी मदद से अपने बहन भाइयों को अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया था कि भविष्य में उन्हें मेरी तरह गुर्बत भरे हालात की वजह से खुद को कुर्बान न करना पड़े और वो इस काबिल बन जाए कि अपने पैरों पर खड़े होकर सीखे। माँ का भी एक अच्छे से अस्पताल में इलाज शुरू हो चुका था। चंद्र प्रकाश चाहे उम्र में मुझसे बड़े थे, लेकिन एक पति की हैसियत से वो एक अच्छे इंसान भी थे। उन्होंने कभी मुझे अपने घर वालों की मदद करने से नहीं रोका था, बल्कि उल्टा बिना सोचे ही वो पैसे पानी की तरह बहा देते थे। आज कई सालों बाद मैं एक माँ होने के साथ साथ अपने बहन भाइयों के लिए भी उनका भविष्य सुधारने की वजहों में से एक बनी। आज सब एक ऊंचे मुकाम पर हैं, तो इस सब का क्रेडिट सब मुझे देते हैं। अब मुझे एहसास होता है कि जो फैसला मैंने तब मजबूरी में लिया था वो एक बेहतरीन फैसला था। बेशक जोड़े आसमानों में बनते हैं और शायद मेरा और चंद्र प्रकाश का मिलना भी तकदीर में ऐसे ही लिखा था। इतना होने के बाद आज मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। आपका क्या कहना है दोस्तों इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।